का करेंगे, शुक्रिया मिश्रा जी का करेंगे, शुक्रिया तिवारी जी का करेंगे, जो मेरे साथ इस पूरी चर्चा में मौजूद रहे। विजय दिवस को लेकर बहुत सारे संकेत, बहुत सारी तस्वीरें, बहुत सारे बयान भी निकल कर आए, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिसने आज़ादी दिलाई बांग्लादेश को, शेख मुजीबुर रहमान, अपने भाषण में यूनिस ने उन्हीं को ही बुला दिया। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ लेते हैं और बात कर लेते हैं एक घटना की। 16 दिसंबर 2012, एक ऐसी खौफनाक रात जिसे सभ्य समाज का कोई आदमी, कोई इंसान भुला नहीं सकता। राजधानी दिल्ली में चलती बस में एक छात्रा के साथ दरिंदगी की सारी हदें पार की गई। बस में 6 लोगों ने उसके साथ बारी बारी के साथ बलात्कार किया। बाद में अधमरी हालत में उसे और उसके दोस्त को सड़क किनारे फेंक कर चले गए। कुछ दिन बाद उस छात्रा की मौत हो गई। उसे निर्भया नाम दिया गया। निर्भया के एक गुनहगार ने आत्महत्या कर ली। 4 को मार्च 2020 में फांसी हो गई, जबकि एक नाबालिग था जो 3 साल की सजा काट कर बाहर आ गया। आप हम सबको मालूम है कि निर्भया कांड ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। देश भर में जबरदस्त प्रदर्शन हुए। इस कांड के बाद सरकार को कानून बदलना पड़ा। रेप के लिए सख्त सजा का प्रावधान भी किया गया। आज निर्भया कांड को 12 साल हो गए हैं, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि सख्त कानून होने के बावजूद हमारे देश में रेप के मामले थमे नहीं, उनमें कमी नहीं आ रही और न ही सजा की दर यानी कि कन्विक्शन रेट बढ़ रहा है। केंद्र सरकार की एजेंसी एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि भारत में साल भर में महिलाओं के खिलाफ 4 लाख से ज्यादा अपराध दर्ज किए गए। इन अपराधों में सिर्फ रेप ही नहीं बल्कि छेड़छाड़, दहेज, हत्या, किडनैपिंग, ट्रैफिकिंग, एसिड अटैक जैसे अपराध भी शामिल हैं। आंकड़ों की बात करें तो 2012 से पहले हर साल रेप के औसतन 25,000 मामले दर्ज किए जाते थे, लेकिन इसके बाद ये आंकड़ा 25 नहीं बल्कि 30,000 के ऊपर चला गया है। 2013 में ही 33,000 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए। 2016 में तो आंकड़ा 39,000 के पास पहुंच गया। 2022 में रेप के 31,516 मामला दर्ज किए गए। इनमें से 30,514 मामलों में आरोपी पीड़िता की पहचान वाला ही था। बड़ा सवाल यही है कि सख्त कानून के बाद भी महिलाओं की सुरक्षा का हाल क्या है, बेहाल क्यों है? अपराध को लेकर सियासत तो होती है, अपराध कम नहीं। इसी को लेकर हमने एक रिपोर्ट तैयार की है। रिपोर्ट देखिए। देश की राजधानी दिल्ली में इस वक्त कानून व्यवस्था को लेकर जमकर राजनीति हो रही है। इस सियासत के बीच दिल्ली पुलिस क्राइम ग्राफ में कमी का दावा कर रही है, खासकर महिलाओं के साथ होने वाले क्राइम पर। आंकड़ों पर नजर डालें तो दिल्ली पुलिस के दावे में दम भी नजर आता है। दिल्ली में साल 2023 में रेप के 2141 मामले सामने आए थे। वहीं 2024 में 1919 मतलब 222 मामले कम। इस लिहाज से रेप के मामलों में 10.36% की कमी आई थी। इसी तरह महिलाओं के साथ छेड़छाड़ के 2345 मामले 2023 में सामने आए थे, लेकिन अगले साल इसमें 448 की कमी देखी गई। 2024 में महिलाओं के साथ बदसलूकी के 1897 मामले सामने आए, यानी 19.10% की कमी। 2023 में ईव टीजिंग के 381 मामले सामने आए थे। वहीं 2024 में यह आंकड़ा 343 था, मतलब 38 मामले कम। इस तरह ईव टीजिंग के मामलों में 9.97% की कमी देखी गई। ITP एक्ट के मामलों में भी कमी देखने को मिली। 2023 में आंकड़े जहां 59 थे, वहीं 2024 में 34 मामले सामने आए, यानी 25 मामले कम। इस तरह 42.37% की कमी आई। ये आंकड़े बताने के लिए काफी हैं कि दिल्ली पुलिस महिलाओं के साथ हो रहे क्राइम को लेकर एक्शन मोड में है और इनमें लगातार कमी आ रही है। दिल्ली में जहां क्राइम को लेकर सियासत जारी है, वहीं इस बीच महिलाओं के साथ होने वाले क्राइम को लेकर बड़ी जानकारी सामने आई है। दिल्ली पुलिस का आंकड़ा बताता है कि महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध में पहले से कमी आई है। कमीशन सेटअप हुआ तो बहुत सारी बातें वर्मा कमीशन के सामने रखी गई, जिसमें इन एनजीओज का और जो पहले इस पे एनजीओज ऑलरेडी काम कर रहे थे, चाहे वो विमेन रिलेटेड हो या चाइल्ड रिलेटेड हो, उन्होंने ये मौका पाया कि अब वो सही तरीके से
जो चीज़ें पहले नहीं हो रही थी उनको सामने लाएं। और जैसे फॉर एग्जांपल पॉश एक्ट में बदलाव आया, और जो वो चीज़ें पहले जैसे स्टॉकिंग, घूरना किसी को, वो पहले नहीं थे, वो नॉट ट्रीटेड एज क्राइम पर से, बिल्कुल या अगर होता भी था तो उसको आप नॉर्मल केस में हरेसमेंट चले हैरेसमेंट जाता में था। भी मतलब आपको क्लियरली नहीं डिफाइन कर पाते बिल्कुल थे। बिल्कुल बट बिकॉज ऑफ द वर्मा कमीशन रिपोर्ट एंड जो क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट, दीज वर गिवन सेक्शंस, और इट बिकेम अ मतलब सेक्शन वेयर देयर कैन बी अ केस अगेंस्ट यू रिगार्डिंग दैट। सो पॉश एक्ट की जितनी भी चीजें थी कि अगर कोई आपको अनकंफर्टेबल कर रहा है आपके ऑफिस एनवायरनमेंट में, उसको थोड़े दांत मिल गए, और वो दांत यहाँ से मिले। फिर एक बड़ा अच्छा सेक्शन जो तब इंट्रोड्यूस किया गया, और वो अभी भी नए जो बदलाव आया है बीएनएस में, उसमें भी उन्होंने उसको बरकरार रखा है, वो है 166A का। बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन था जिसमें एसएचओज के लिए या किसी भी गवर्नमेंट ऑफिसर के लिए था कि अगर कोई लेडी आपको कंप्लेन करती है रिगार्डिंग अ सेक्सुअल ऑफेंस अगेंस्ट हर, असॉल्ट, और आप उस पर कोई एक्शन नहीं लेते, तो आपके अगेंस्ट केस हो सकता है। तो ये 166A था आईपीसी का, जिसको 199 बीएनएस में बरकरार रखा गया है। रखा है। तो मुझे लगता है कि ये एक चीज है जो एक्चुअली में उन लोगों के लिए जो लड़कियों की मदद कर सकते हैं, उनको हेल्प करने के लिए। फिर 0 एफआईआर, आपसे एक पूरा कई बार हो सकता है कि पूरा एक महकमा आपके अगेंस्ट है, वो नहीं आपकी बात सुन रहा है, या किसी बहुत प्रतिष्ठित आदमी के खिलाफ कोई कंप्लेंट है, तो आप 0 एफआईआर दूसरे के लिए लिखवा सकते हैं। 0 एफआईआर का मतलब ये नहीं कि आप घर बैठे बैठे लिखवा देंगे। 0 एफआईआर का ये भी मतलब है कि आप उस जगह जाके पर्सनली कंप्लेन कर सकते हैं, और अगर उसमें तथ्य सत्यापित होते हैं तो आपका केस दर्ज हो जाएगा वहां पे। वो अलग बात है कि उसकी जो इन्वेस्टिगेशन है वो बाद में ट्रांसफर हो जाएगी, बट ये इंपॉर्टेंट है। थर्ड आई थिंक एक और था जो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट चेंज लगा, कि पहले होता था कि लड़की का जो बयान होता था उसको में बदलाव कर दिया जाता था, कि भाई नहीं, जो वो कह रही है वो नहीं लिखा जाता था। इस बात की बड़ी कुंठा थी। तो वो भी क्या कि बर बयान पर चला गया, जो वट एवर शी सेज वर्बेटिम शैल बी द वैसा का वैसे ही एफआईआर में कॉपी होगा, and that will be a good change. So इस तरह से न्यू लॉज में भी ये बरकरार रखा गया। और इनफैक्ट अब तो ये भी कहा गया है कि अगर विक्टिम चाहती है तो उसका वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर सकेंगे आप, तो उसमें जो उसके भाव है, जो उसकी पीड़ा है, वो भी और प्रॉपर तरीके से आ सकती है। दैट इज इंटायरली अप टू द विक्टिम। पर ये प्रावधान सारे एक तरह से सब विमेन के केसेस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए दिए गए। 12 साल हो गए और इसलिए हमने इस मुद्दे के लेकर कई सवाल तैयार किए, लोगों के बीच गए, सर्वे कराया और लोगों से राय जानी। सर्वे में जो सवाल पूछे उनमें पहला सवाल, निर्भया मामले में आज 12 साल हो गए, क्या दिल्ली महिलाओं के लिए सुरक्षित हुई है? 31% लोगों ने कहा हुई है, 69% लोग यानी कि 69% लोगों ने कहा नहीं हुई। सर्वे का दूसरा सवाल जो हमने लोगों से पूछा, सख्त कानून के बावजूद रेप और छेड़छाड़ के मामले बढ़ रहे हैं, इसकी आप वजह क्या मानते हैं? 9% लोगों ने कहा कम कन्विक्शन रेट, 40% लोगों ने कहा कानून का डर नहीं है, 48% लोगों ने कहा पुलिस जांच में लापरवाही होती है और 3% इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। चर्चा कर लेते हैं। माधवी अग्रवाल प्रवक्ता बीजेपी, ऋतु चौधरी प्रवक्ता कांग्रेस और डॉक्टर शैली ओबराय प्रवक्ता आम आदमी पार्टी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मैं शैली ओबराय के पास चलूँगा क्योंकि दिल्ली में काफ़ी समय से आम आदमी पार्टी की सरकार है। आपका जो घोषणा पत्र है उस घोषणा पत्र में, वचन पत्र में इस बात का भी जिक्र था कि दिल्ली आप महिलाओं के लिए रहने लायक बनाएंगे, अपराध में कमी होगी और कोई भी ऐसी घटनाएं नहीं होंगी। बावजूद इसके एनसीआरबी के डेटा भी यही कहते हैं कि दिल्ली और देश में लगातार महिलाओं के खिलाफ अत्याचार बढ़ रहे हैं, वो कम नहीं हो रहे हैं। इतनी बड़ी घटना, इतना बड़ा अभियान, यहाँ तक कि कानून बनाना पड़ा, सरकारों को फंड भी अलॉट करना पड़ा, बावजूद इसके अपराध कम नहीं हुए। सभी को मेरा नमस्कार। और हमारे समाज में कहा जाता है कि देवी जो है, बेटी जो है देवी का रूप है और शक्ति का स्वरूप है बेटी। बट बहुत ही शर्म की बात है कि आज दिल्ली जैसे शहर में कानून व्यवस्था पूरी तरह से जो है चरमराई हुई है। हम महिला सुरक्षा की बात कर रहे हैं, हम बेटियों की सुरक्षा की बात कर रहे हैं। और अगर हम बात करें
आज की डेट में दिल्ली में रात को 7 बजे के बाद किसी भी महिला का बाहर निकलना, अकेले निकलना जो है वो सुरक्षा के लायक नहीं है। और सबसे बड़ी बात है, किसके हाथ में है लॉ एंड ऑर्डर? किसके हाथ में है महिलाओं की सुरक्षा? वो है बीजेपी शासित केंद्र के हाथ में। और मैं आज आपको इस चैनल के माध्यम से बताना चाहती हूँ कि महिलाओं के सुरक्षा के लिए और जो लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से फेल हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली में एक ही जिम्मेदारी सौंपी थी, वो है महिलाओं की सुरक्षा। आम आदमी पार्टी की सरकार है पिछले 10 सालों से दिल्ली में। आम आदमी पार्टी ने वादा किया था दिल्ली की जनता को कि बेहतर स्कूल करेंगे, आम आदमी पार्टी करने में सफल रही। बेहतर अस्पताल करेंगे, आम आदमी पार्टी करने में सफल रही। बेहतर फ्री पानी, फ्री बिजली, साथ ही बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा, साथ में महिलाओं की बस यात्रा। आम आदमी पार्टी को जितने काम दिल्ली की जनता ने सौंपे, मैं कह सकती हूँ जो जो वादे दिल्ली की जनता को किए वो सब पूरे करने में सफल रही। पर भारतीय जनता पार्टी को एक ही काम दिया गया था, सिर्फ और सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। मैं अगर आपको आंकड़े की बात करूं, दिल्ली में हर रोज प्रतिदिन 4 रेप केस रजिस्टर होते हैं। दिल्ली में प्रतिदिन जी 17 किडनैप के केसेस, महिलाओं की बात कर रही हूं मैं, 17 महिलाओं के किडनैप के केसेस दर्ज होते हैं। उनमें से उन महिलाओं को, उन बेटियों को बेच दिया जाता है। और शर्म की बात तो यह है कि जब भारतीय जनता पार्टी से बात करो तो भारतीय जनता पार्टी कहती है कि लॉ एंड ऑर्डर कोई मुद्दा ही नहीं है। माधवी जी आप बैठी हैं, उन उन्हीं से परिवार पूछ लेते वालों हैं से क्योंकि पूछिए, आपका स्टेटमेंट थोड़ा लंबा आप भी हो उन गया है। परिवारों से पूछिए माधवी जिनकी जी बेटी आंकड़ा के बता साथ दिया, रेप या गैंग शैली रेप ओबेरॉय, होता है, डॉक्टर उनके लिए शैली लॉ एंड ओबेरॉय ने ऑर्डर आंकड़ा होता है बता या दिया नहीं? और ये भी बता आप दिया उन कि दिल्ली की परिवारों जो से कानून पूछिए व्यवस्था, दिल्ली जिनकी का जो लॉ बेटियां एंड ऑर्डर है, किडनैप दिल्ली हो की जाती सुरक्षा हैं। की तो जिम्मेदारी लॉ है, एंड ऑर्डर वो किसकी हमारी करते नहीं हैं? है, भारतीय आपकी यानी कि जनता पार्टी। बीजेपी की है, सरकार की है, केंद्र सरकार की है। आपका जवाब। मनोज जी, आपने बड़े गंभीर विषय पर आज विषय रखा है और जी आज इस पे चर्चा करने के लिए हम सब महिलाएं आई हैं। इस सारे विंडो पर जो है महिलाएं हैं। जी मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है कि जो अभी आम आदमी पार्टी की तरफ से जो शैली जी बोल रही थी, वो एक महिला होने के बाद भी जिस तरीके से वो लगातार केवल एक डिफेंस और किस तरीके से बचाव करने की कोशिश कर रही हैं और वो बता रही हैं कि आम आदमी पार्टी ने क्या क्या काम कर दिया। वो तो सभी जानते हैं कि आम आदमी पार्टी के जो लोग हैं, जो केजरीवाल जी ने जो वादे किए थे, जिस तरीके से घोषणाएं की थी, उसका अमली जामा उन्होंने किस तरीके से पहनाया है और वास्तविकता क्या है सभी जानते हैं। आज दिल्ली त्राहिमाम कर रही है। आज हम दिल्ली जब जाते हैं तो हमें लगता है कि ये क्या भारत की राजधानी है जो आज से विगत 10-12 साल पहले जो थी, आज उसका प्रारूप स्वरूप सब बदल चुका है। लेकिन उन्होंने अपने आप से सर्टिफिकेट दे दिया कि हमने ये किया है, हमने बिजली पानी कर दिया, जबकि पानी वहां लोग तरस रहे हैं। विषय ये नहीं था। हमें आज इस पे बहस करनी नहीं है, हमें महिला सुरक्षा की बात करनी है। और एक बहुत ही बड़ा एक विषय है कि निर्भया के बाद में महिलाएं कितनी सुरक्षित हुई हैं और भाजपा को लेकर जो इन्होंने जिस तरीके से बातें कही है, तो मैं सबसे पहले बता दूं कि भाजपा ने आकर केंद्र में हमेशा से सबसे पहले नारी सशक्तिकरण के लिए पहले साल से ही सारे काम शुरू करने प्रारंभ तो किए। बात की बात है, और पहले आप महिला कानूनों सुरक्षा के के लिए क्या करा प्रावधानों भारतीय में जनता जितने भी पार्टी ने संशोधन गिनवाइए। किए गए, महिलाओं आम को आदमी सशक्त पार्टी करने के लिए जब आम जो भी आदमी पार्टी प्रावधान आई लाए थी, गए, वो भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में हुए। उसमें मैं गिना देती हूँ कि बहुत सारे ऐसे, जैसे गैंग रेप में 20 वर्ष की सजा का प्रावधान भारतीय जनता पार्टी लेकर आई। 18 साल से कम आयु की बच्चियों के साथ शोषण में मृत्यु दंड का प्रावधान भारतीय जनता पार्टी लेकर आई। महिलाओं के साथ चेन स्निचिंग हो जाती थी, जिसके ऊपर में किसी तरीके का आपराधिक मामला नहीं जाना जाता, जिसको अपराध की श्रेणी में भारतीय जनता पार्टी लेकर आई। साथ ही साथ यौन हिंसा के मामले में पीड़िता का बयान कंपलसरी कर दिया गया और यौन उत्पीड़न के मामले में बयान की जो वीडियो जो करना वो प्रारंभ किया गया, ताकि जो बयानबाजी है वो बाद में बदल दी ना जाए किसी भी प्रेशर में आकर। साथ ही साथ जो आप ये सब छोड़िए, आपने लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए क्या करा है? 90 दिनों आप के इन अंदर में कामों को पुलिस को गिनाइए। ये बताना आज के पड़ेगा दिन कि दिल्ली की जो महिला स्टेटस रात को है 7 केस बजे का के वो बाद क्या दिल्ली होगा। की सड़कों इतने पर मार्च कर सकती इतने है। सारे जो है आपको मैं बता संशोधन दूं, लाए आम गए, आदमी पार्टी की जिसमें सरकार साथ जब ही आई थी साथ तो दिल्ली में साथ ही कैमरा नहीं था, साथ जो और तब से जो लेके आज अपराध तक होंगे 3 लाख से उसमें ज्यादा कैमरे मौत आम की आदमी सजा पार्टी ने का लगवाए। प्रावधान लेकर आई बच्चों में भारतीय जनता मार्शल पार्टी। लगवाए। किसको से बोल आप रहे हैं? मुझे स्कीम मत अफसोस हो रहा है गिनवाइए, कि आप स्कीम महिला तो सिर्फ सशक्तिकरण कागजों की में है। बात करें, आप खुद लॉ महिला एंड हैं, ऑर्डर को लेकिन मेंटेन आप करने यहाँ के लिए महिमा क्या कर मंडन रहे कर हैं? रही हैं। शैली ओबेरॉय ने भी बताया कि उन्होंने क्या किया है, केजरीवाल का महिमा माधवी मंडन जी ने करने भी के लिए बताया बैठी कि है, आम उन्होंने आदमी क्या पार्टी कहा है, का केंद्र महिमा की मंडन करने सरकार, बैठी बीजेपी है। शासित अगर राज्य सरकार आप लोगों को क्या चिंता कुछ करके होती लाई है, लेकिन महिलाओं आंकड़े जो की टीवी स्क्रीन सुरक्षा पर की चल रहे थी, हैं तो वो वहां पर आंकड़े आज बताते जो हैं कि सीसीटीवी महिलाओं को बनाने लेकर का जो जगह अपराध हैं वो कम नहीं हुए।
हमारे साथ कांग्रेस की प्रवक्ता है, उनको भी मौका दे देते हैं। रितु चौधरी जी, क्या कहेंगी आप, क्योंकि ये जब घटना हुई तो यूपीए की सरकार थी और 12 साल बाद हालत जस के तस। अनम्यूट कर लीजिए, फोन एक बार अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। रितु जी फोन देखिए, मुझे बहुत जी। खुशी हुई कि बहुत अच्छे से जो है माधवी जी ने इस बात का जवाब दिया, जो कि भाजपा से प्रवक्ता है। मैं अपनी बहन से पूछना चाहती हूँ कि यहाँ पर 6 महीने से ज्यादा जो है हमारी बच्चियां जो गोल्ड मेडल लेके आई थी बॉक्सिंग में, अपना पहलवानी में, वो बैठी रही जंतर मंतर पर इंसाफ की आड़ में। अभी आपने इतनी धाराएं गिना दी, इतने कानून गिना दिए कि हमने ये करा वो करा। वो तो नेशनल प्लेयर्स। रितु जी, इनसे इनके भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बारे में पूछिए जो रेप केसेस में, इन पर रेप के केसेस चलते हैं और खुलेआम अपने इलाके में घूम रहे हैं। बच्चियां थी विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, वो बैठी रही में बात हो रही है क्या कांग्रेस बीजेपी और अपने जो इनके नेतागण हैं यहाँ पर ऐसे रेपिस्ट को अपने पार्टी में रखती है और लॉ एंड ऑर्डर अपनी महिला सशक्तिकरण के लिए बुलाई है या अपनी पार्टियों को महिमा मंडित करने के लिए बुलाया गया? मुझे आप मनोज जी बताएं कृपया। ये अपनी पार्टी को महिमा मंडित करने, अपने नेताओं को महिमा मंडन करने के लिए मैंने सवाल किया है, मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा, आपका मौका आएगा। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि वो नीच आदमी ब्रजभूषण शरण सिंह आपके संसद में बैठकर ठहाके लगाता रहा। आप यहाँ पर हमें कानून समझा रही हैं, आज तक भी उस व्यक्ति का बाल बांका नहीं कर पाए आप। दूसरी बात, सफदरजंग हॉस्पिटल में बताइए तो कि आपकी प्रियंका गांधी कहाँ सो जाती है जब राजस्थान में महिलाओं के साथ उत्पीड़न हो रहा था? प्रियंका गांधी प्रियंका गांधी जब आप लोगों का शासनकाल था राजस्थान में, तो राजस्थान में अब तो बेटी हूँ, लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, तब तो उनका ये डायलॉग राजस्थान के लिए नहीं होता था, बंगाल के लिए नहीं होता था। बंगाल में आजकल मेडिकल कॉलेज का जो कांड हुआ, उसमें ना तो आपके राहुल गांधी आए, ना आपकी प्रियंका गांधी आई। लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, स्टेट वाइज लड़ती हैं, वो पिक एंड चूज की राजनीति करती हैं कि उनको कौन से राज्य में जाना है। नहीं, आप लोग ये जो उंगलियां उठा रहे हैं, आप ये बताएं ना कि प्रियंका गांधी कहाँ चली थी? बंगाल में हाहाकार मचा हुआ था। यहाँ पर महिला होकर बंगाल में नहीं, महिला होगी, मैं भी आपसे पूछ रही हूँ कि आप जिनका पक्ष ले रही हैं, आपकी जो नेता है वो बंगाल के कानून की है। जब बंगाल में आजकल मेडिकल कॉलेज के समय में सारे डॉक्टर्स जो रास्ते में महिला के लिए बात हो रही थी, तब आपकी राहुल गांधी जो पूरे इंडिया में घूमते रहते हैं, यात्रा निकालते रहते हैं, जो प्रियंका गांधी लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ का नारा लगाती है, वो कहाँ चली जाती है? यात्रा निकाली करते हैं आप लोग, सिलेक्टिव राज्यों की राजनीति करते हैं। आपको केवल उंगली उठाना आता है। कहाँ आपकी सरकार है, वहां तो आपकी जो प्रियंका गांधी है वो चुपचाप बैठ जाती है, उनके मुंह में दही। राजनीतिक मुद्दे आ गए, ये जो जवाब है उसमें राजनीतिक मुद्दे ज्यादा आ गए या बयानों में राजनीति ज्यादा आ गई, जो मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन इन सबके बीच सर्वे के 2 सवाल और बचे हैं, उन दोनों सवालों को भी ले लेता हूं। एक और सवाल जो हमने लोगों से पूछा कि क्या रेप जैसे मामलों में सुनवाई सिर्फ फास्ट ट्रैक अदालतों में ही की जानी चाहिए? 90% लोगों ने कहा की जानी चाहिए, 10% लोगों ने कहा नहीं की जानी चाहिए। सर्वे का एक और सवाल जो हमने पूछा कि अब भी महिलाएं रेप जैसे अपराधों में केस दर्ज कराने से घबराती हैं, आप क्या वजह मानते हैं? 27% लोगों ने कहा जागरूकता की कमी है, 36% लोगों ने कहा पुलिस का रवैया है, 32% लोग ज्यादातर पहचान वाले ही दुष्कर्मी होते हैं, इस बात का जिक्र कर रहे थे, और 5% लोग इस पर कुछ भी नहीं कहना चाह रहे थे। लेकिन निर्भया की मां ने क्या कहा, एक बार वो सुनते हैं। और सच में देखा जाए तो 2012 के बाद और 2024 में कुछ भी नहीं बदला है और हालात खराब हो रहे हैं। उस टाइम तो जिस तरह से सब लोगों ने एकजुट होके एक मूवमेंट बनाया कि नहीं, निर्भया को इंसाफ मिलना चाहिए, बच्चियों को सुरक्षा प्रोवाइड होना चाहिए, उनके सशक्तिकरण के लिए काम होना चाहिए, सख्त कानून बनना चाहिए, बहुत सारे वादे हुए।
और शायद कानून बने भी, लेकिन जो आज के हालात हैं उसको देख के तो हमें नहीं लग रहा है कि नहीं हम बच्चियों के लिए खास कुछ कर पाए हैं, या हमारे कानून के वजह से किसी को इंसाफ मिल गया, या उसके डर से किसी ने बच्ची के साथ क्राइम नहीं किया, या उसको जान से नहीं मारा। सारी चीज़ें और बदतर से हुई है और गंदे तरीके से हुई है। देखिए, बहुत ज़्यादा समय नहीं है मेरे पास। जितने भी पॉलिटिकल स्पोक्समैन हैं उनसे मैं संक्षिप्त में पूछना चाहता हूँ। माधवी जी, अगर देखा जाए तो इस मुद्दे पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक ही पिच पर खड़ी हो गई और आपसे सवाल पूछ रही हैं, लेकिन निर्भया की मां ने जो कहा कि 12 साल हो गए, 2012 की घटना 2024 में हम आ गए, यकीन मानिए कुछ नहीं बदला बल्कि हालत और बद से बदतर हो गए। कितना सहमत? देखिए मनोज जी, मुझे लगता है कि महिला होने के नाते मुझे इस विषय पे बात करनी चाहिए, ना कि केवल पार्टी पॉलिटिकली मुझे जवाब देना चाहिए। देखिए, ये भी बात सच है कि जो आंकड़े बताते हैं वो ये बताते हैं कि महिलाओं के साथ जो भी यौन उत्पीड़न होता है उसमें 80% से ज्यादा जो मामले होते हैं वो परिचित लोगों के द्वारा किए जाते हैं। ये आंकड़े जो है वो मौजूद हैं। ये बहुत हमारे समाज के एक दूसरे बहुत ही कुरूप चेहरे को जो है वो दिखाने वाली बात है कि ऐसा क्यों होता है। क्या महिलाएं अपने आसपास में जानने वाले लोगों के साथ अपने घर में क्या सुरक्षित नहीं है? ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह बनाता है। साथ ही साथ जो कानून को सशक्त बनाने की जो बात है उसमें लगातार भारतीय जनता पार्टी करती आई है। उसमें कभी भी ये नहीं देखा कि महिलाओं कौन सी जाति से आ रही, चाहे वो 3 तलाक का मामला हो, चाहे वो महिलाओं के साथ में हो रहे यौन उत्पीड़न में, चाहे कानून को और मजबूती से आगे लेकर आने के लिए, और साथ ही कम एज की जो बच्चियों के साथ जो यौन उत्पीड़न हो रहा है उसमें सजाए मौत की सजा का प्रावधान हो। हर तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा से ये प्रयास किया कि हर तरीके से महिलाएं सुरक्षित हो। लेकिन राज्यों की जिम्मेदारी जिस तरीके से ये लोग कर रहे हैं, मुझे लगता है कि कांग्रेस जिस तरीके से चूज एंड पिक एंड चूज वाली राजनीति, मैं शैली ओबेरॉय जी से भी कहूंगा कि इसमें राजनीति ना करें, राजनीतिक बहस में ना जाएं, राजनीतिक बहस में ना आए। शैली जी, सरकार जिम्मेदार है या समाज जिम्मेदार है? आपसे ये सवाल। उसमें केजरीवाल भी बिल्कुल मुंह में दही जमा के बैठे। बड़ी बात है, अभी फास्ट ट्रैक कोर्ट्स की बात करें, आप कभी रेप विक्टिम से मिलिए या रेप विक्टिम के परिवार से मिलिए, सालों साल निकल जाता है और उनका केस कोर्ट में चलता रहता है, और जो एक तरह से साइकोलॉजिकल टॉर्चर जो पूरा परिवार सहता है वो बहुत मुश्किल है। हम बार बार बात कर रहे हैं फास्ट ट्रैक कोर्ट की, वुमेन सिक्योरिटी की, महिलाओं की सुरक्षा की, पर सबसे बड़ा जो सवाल है वो ये सवाल है कि दिल्ली में रेप और ऐसे केसेस होते क्यों हैं? क्या कर रहे हैं होम मिनिस्ट्री, क्या कर रही है अमित शाह जी की दिल्ली पुलिस? दिल्ली में नहीं, ये पूरे देश में हो रहे हैं, पूरे देश में। तो केंद्र सरकार के हाथ में भारतीय जनता पार्टी लॉ एंड ऑर्डर में, मैं वही पूछ रहा हूँ, क्या सरकारें जिम्मेदार है, समाज भी जिम्मेदार है? बार बार देखिए, सबसे बड़ी बात है प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो हम उस मुद्दे पर बात करें, हम मुद्दे से ना भटकें। सबसे बड़ी बात है भारतीय जनता पार्टी हर बार। रितु जी, संक्षेप में आपसे सवाल, क्या जिस तरीके से घटनाएं घट रही हैं उसके लिए सोशल मीडिया भी उतना जिम्मेदार है जिस तरीके से अश्लीलता परसी जा रही है देश में? आप उस परिवार से पूछिए जो दूसरा प्रभावित रहते हैं। बोलूं, वरना इस तरह से बोलने का कोई मतलब नहीं। रितु जी, क्या सोशल मीडिया भी जिम्मेदार है जिस तरीके से अश्लीलता परसी जा रही है? जी बिल्कुल। देखिए, पिछले 10 साल का मैं आपको ब्यौरा देती हूँ। अगर महिलाएं कुछ भी थोड़ा सा भी एंटी बीजेपी या इस तरह का कुछ सेक्युलर चीज लिखती हैं, वहां पे भाजपा के आईटी सेल के कार्यकर्ता इतनी नग्नता फैलाते हैं, सोशल मीडिया पर ही वो महिला का बलात्कार कर देते हैं। आज जो 10 साल में जितने भी बलात्कार और वुमेन क्राइम हुए हैं, अगर उनकी पड़ताल की जाए तो उसमें सबसे ज्यादा जो लोगों का जो क्रिमिनल्स हैं वो भाजपा से जुड़े हुए हैं ज्यादातर। तो ये तो मैं भी पूछना चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि ऐसा क्या हुआ कि भाजपा के आते बतौर श्रद्धांजलि हम ये कार्यक्रम रख रहे थे कि 12 साल बाद निर्भया को लेकर आकर क्या स्थिति है, लेकिन इस कार्यक्रम में भी निर्भया की घटना की चिंता से ज्यादा
राजनीति झलकती हुई आ रही है और हर राजनीतिक पार्टी एक दूसरे को गलत बता रहा है और उस पर आरोप लगा रहा है। लेकिन सरकारों के साथ साथ समाज भी, और समाज के साथ साथ सोशल मीडिया भी उतना ही जिम्मेदार है। समाज को इस दिशा में सोचना होगा और अपने घर से ही इसकी शुरुआत करनी पड़ेगी। इंजीनियर, डॉक्टर, अधिकारी बनाने से ज़्यादा घर के सदस्यों को, घर के बच्चों को एक बेहतर इंसान बनने की अगर शिक्षा दी जाए तो शायद इस तरह की घटनाओं में कमी आएगी और एनसीआरबी का ये आंकड़ा काफ़ी कम हो सकेगा। बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहता हूं सभी सम्मानित सदस्यों का जो कि इस कार्यक्रम में मेरे साथ मौजूद रहे। फिलहाल खबरों के सफ़र में इतना ही। बाकी की खबरों के लिए आप चलते रहिए इंडिया न्यूज़ के साथ और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।